चलो, कल जो टॉपिक पढ़े थे, पहला यूनिट कौन सा है आपका? भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, यही देखना है। तो पहले ही देखिएगा भारतीय कृषि, यहीं से स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि, अगर भारत में देखा जाए तो भारत जो है क्या माना जाता है? उद्योग प्रधान, सेवा प्रधान या कृषि प्रधान देश। क्या माना जाता है कि भारत जो है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। और इस कृषि प्रधानता के कारण जो है बहुत सारा ड्रॉबैक भी है। जैसे आज भी हम क्या है? विकसित देश बन पाए हैं क्या? नहीं। क्या है? विकासशील देश में ही है। और हमने सपना देखा है कि 2047 तक हम क्या बन जाएंगे? कृषि। और ये बनने क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन जो है भारत का, वो कहाँ पर है? कृषि। और कृषि में पैसा क्या है? कम है। जैसे कि अभी जीडीपी में देखेंगे हम 17.7% है अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, और यहाँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भी कम है। तो भी क्या रहेगा? कम रहेगा। 15.32 है छत्तीसगढ़ में, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिएगा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और इस कारण हम क्या है? विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है। विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है। और इसका कारण क्या निकाल सकते हैं आप कि आजादी के कितने वर्ष हो चुके हैं? 77 लगभग इतना ही होगा ना। 77 वर्ष के बाद भी हम जो है कृषि पर ही हमारी डिपेंडेंसी है, कृषि पर ही हमारी क्या है? निर्भरता है। इसकी भी बहुत सारे फैक्टर हैं। हमारी जो निर्भरता है पूरी तरीके से किसमें है? कृषि में है। इस कारण जो है हम विकसित देशों की श्रेणी में है। जैसे कि आप अब इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ था जब बदलाव हो रहा था? सभी देश में सबसे पहले इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा जो होता था वो कृषि का होता था सबसे पहले। और राज्य के आय का स्रोत भी क्या होता था? कृषि कर, भाग नामक के कर लिया जाता था। वेदों में भी लिखा हुआ है, जब आप वेद पढ़ोगे उत्तर वैदिक कालीन वेद, तो वहां पर एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था जिसका नाम है भाग। भाग और बलि दो प्रकार के कर लिए जाते थे शुरुआत में। तो भाग होता था भू राजस्व कर, और यही एकमात्र टैक्स होता था। बाद में व्यापार होने लगा, फिर व्यापार आदि चीज से लेने लगे, फिर धीरे धीरे कर इसका प्रभाव कम हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो कृषि से सबसे ज्यादा टैक्स आता था। और हम विकसित तब बनते जब धीरे धीरे हम कृषि से कहां जाते? उद्योग में जाते, और उद्योग से कहां जाते? उद्योग से कहां जाते? सेवा क्षेत्र में। लेकिन हमारा जो ग्रोथ हुआ जीडीपी में, तो एक समय पर कृषि ज्यादा था और थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, और उसके बाद हमने देखा सीधा किसमें ज्यादा उछाल आया? सेवा में। हम उद्योग को बढ़ा ही नहीं पाए। उसके पीछे भी कारण है। जैसे हमारा दूसरा तीसरा पंचवर्षीय योजना आता है तो हम दो युद्ध झेलते हैं, और उस दो युद्ध के कारण हमारा जो उद्योग है वो उसको बढ़ ही नहीं पाया था। हमने देखा, हमने बहुत सारे उद्योग स्थापित किए थे। पहले हमने एग्रीकल्चर को बताया, दूसरा हमने उद्योग 3-4 हमारे जो है लौह संयंत्र जो स्थापित हुए थे, बीएसपी भिलाई, फिर अब राउरकेला है ना, दुर्गापुर, ये सब स्थापित भी हुए थे। लेकिन उस समय भी से हम आंतरिक और बाह्य जो दबाव हम पर पड़ा उसके कारण हम क्या नहीं कर पाए? उसको सही नहीं कर पाए। और बाद में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये जो है 70 साल के बाद भी हम जो है विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए हैं। वो भी क्या है? क्यों? कृषि निर्भरता के कारण। किसके निर्भरता के कारण? कृषि निर्भरता के कारण। और इसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 70% जो है जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर है। सेवेंटी % जनसंख्या जो है किसमें निर्भर है? कृषि कार्य पर निर्भर है। आगे देखिएगा, कृषि कार्य पर निर्भर होने के साथ साथ और क्या देखते हैं? हमारे जीडीपी में हिस्सा। अगर जीडीपी में हिस्से की बात की जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या दिखाई देगा कि अगर कृषि की बात करूं तो उसका सेवा, कृषि के बाद क्या आएगा? उद्योग, और आपका सेवा। तो यहां पर देखिएगा अभी करंट में अगर देखा जाए 2023-24 का जो लास्ट डेटा आया था, तो 17.7% हिस्सा बस किसमें है? कृषि में। उद्योग में चला जाता है 27.6,
और 54.7 सेवा में। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, तो छत्तीसगढ़ में है 15.32, 53.50 और 31.19। तो ये कृषि, उद्योग और सेवा। तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में उतने ज्यादा स्किलफुल लेबर है ही नहीं जो सेवा प्रोवाइड करा पाए। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में केवल और केवल क्या बढ़ावा हुआ है, उद्योग। किसका बढ़ावा हुआ है, उद्योग। तो यहां से ये दो डेटा याद करके रखिएगा क्योंकि अभी काम आएगा कुछ चीजों को मेंशन करने में। और ओवरऑल अगर देखा जाए कृषि क्षेत्र में औसत, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि जो अभी देखी गई है पिछले 5 वर्ष में वो 4.2 है, जबकि सेवा क्षेत्र में कई आगे है, उद्योग क्षेत्र में भी आगे है। केवल कृषि क्षेत्र क्या है, बहुत पीछे रह गया है, उसमें एनुअली ग्रोथ नहीं है ज्यादा। छत्तीसगढ़ में तो 1.8 के आसपास चल रहा है, बहुत कम है। तो छत्तीसगढ़ में याद रखें, छत्तीसगढ़ में जो हम लोग स्थिर भाव में पढ़ते हैं, ये वही वाला डेटा है ना, ध्यान रखिएगा। तो 15.32 कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी, फिर उद्योग में कितना देखते हैं तो 53.50, सेवा क्षेत्र में देखते हैं तो 31.19। ये क्या है, हमारी हिस्सेदारी है। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो क्या बोलते हैं हम, कृषि कार्य में है। लेकिन कृषि में तो पैसा ही नहीं है। पैसा है क्या कृषि में? अभी नहीं दिखाई दे रहा है। कृषि में पैसा नहीं है लेकिन लोगों को रोजगार है। पैसा नहीं है लेकिन क्या है, लोगों को रोजगार है। अब अगर मान लो एक जगह मतलब काम करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है लेकिन वहां पर 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो पैसा चारों में बढ़ जा रहा है। वो पैसा क्या हो जा रहा है, चारों में बढ़ जा रहा है। तो किस्सा वही प्रकार का है कि 100 रुपए मिलना था वो एक को, लेकिन वो कितने लोग को मिल रहा है, 4 लोग को मिल जा रहा है 25-25 रुपए। तो लोग ज्यादा है लेकिन उनके पास पैसा क्या है, कम पहुंच रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहां तक समझ में आया कि भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है, विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है। और इसका कारण क्या है, हम विकसित क्यों नहीं हो पाए हैं, तो उसका कारण क्या है, आजादी के 70 साल के बाद भी हमारी कृषि निर्भरता बनी हुई है। और उस निर्भरता में जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 70% जनसंख्या अभी भी कृषि भागों में है। जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी जहां पर आपको कृषि की भागीदारी आपको कम दिखती है, वहीं पर आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, कम। सबसे कम तो यही है। फिर इसके बाद देखिएगा, अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा आपका, कृषि। कृषि आता है ना प्राथमिक क्षेत्र में। तो लिखेगा, तो आता है तो ध्यान चलो रखिए। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक श्रेणी में कौन कौन से 5 तत्व आते हैं? सबसे पहले कौन, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मत्स्य पालन, वानिकी और एक खनन उत्खनन, खनन एवं उत्खनन। तो ये मिलाकर 5। तो प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में इसका योगदान क्या है, ज्यादा है प्राथमिक क्षेत्र में, बस यही याद रखिएगा। हो गया। अब देखते हैं भारतीय संविधान के कौन से सूची में इसको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कौन सी सूची में शामिल किया गया है इसे? 3 सूची होती है, केंद्र सूची, पहला सूची जो होता है वो केंद्र सूची, दूसरा सूची होता है वो राज्य सूची, और तीसरा कौन सा होता है, समवर्ती सूची। तो कौन सी सूची में शामिल है? कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय, कौन सा विषय है, राज्य सूची का। अरे वन के बारे में बताएगा, वनोत्पाद के बारे में बताता है उसमें ना काजल, वानिकी मतलब वन के उत्पाद के बारे में बताएगा। अब ध्यान दो, ये याद रखिएगा कि
जो संविधान में हम लोग प्रविष्टि देखते हैं, प्रविष्टि 26 और प्रविष्टि 27, ये दोनों कृषि से संबंधित है। ये दोनों के दोनों क्या है? कृषि से संबंधित है। और यहां पर एक प्रविष्टि आएगा, मतलब क्रमांक बोल सकते हैं प्रविष्टि, वो है 29, प्रविष्टि 29, 33, तीनों इंपॉर्टेंट है। याद करो 2-2.5 साल पहले या और पहले अगर बोला जाए, लॉकडाउन के आसपास 3 कृषि बिल आए थे, 3 कृषि बिल आए थे। तो वहां पर अब आप देख क्या रहे हो कि मैंने कहा कृषि जो है वो कौन से इसमें शामिल है, कौन से सूची में शामिल है? राज्य सूची में। आज किसी किसान से टैक्स लिया जाता है क्या कृषि कार्य करने पर? पहले लिया जाता था, मतलब पहले का मतलब है आजादी से बहुत पहले लिया जाता था कृषि टैक्स। वही फिर हम पढ़ते हैं ना, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, हाँ, वो सब कौन देते थे टैक्स? किसानी तो देते थे। अभी कौन से सूची में शामिल है? राज्य सूची में। राज्य चाहे तो किसानों से टैक्स भी ले सकता है, राज्य चाहे तो किससे टैक्स ले सकता है? किसानों से टैक्स ले सकता है। तो अब यहां पर क्या है, ये जो 16 दिया था ये माल उत्पादन, या सीधा सीधा लिखना चाहिए उत्पादन। यहां पर जो प्रविष्टि आप पढ़ोगे सूची में जो दिया गया है, राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 26 में उत्पादन की बात करता है कि राज्य किसका उत्पादन करेगा। दूसरा ये था कि उत्पादन के साथ इसमें वितरण, उत्पादन व वितरण, इन दोनों की बात की गई थी। और 27 में बोला गया था, 27 में बताया गया था कि बाजार और मंडी के बारे में बात किया गया था। तो याद होगा थोड़ा बहुत, अगर मान लो थोड़ा बहुत उस समय का थोड़ा डेटा आपके दिमाग में होगा, तो इसी दोनों चीज को बोला गया था कि कहां पर बेचेंगे। तो वहां पर ये बोला गया था सरकार के अलावा वो प्राइवेट फर्म को भी बेच सकते हैं, प्राइवेट फर्म खरीद सकता है। तो सब किसानों को लगा कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो उसके अब बनाया कौन था कानून? केंद्र सरकार बनाया था। बनाया कौन था कानून? केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार कानून बना सकता है क्या कृषि को लेकर? कृषि पर अगर कोई कानून बना सकता है तो राज्य सरकार राज्य सरकार बना सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने बनाया किस धारा के अंतर्गत? जब समवर्ती सूची पढ़ी जाती है तो समवर्ती सूची में एक प्रविष्टि है जिसका नाम है 33। तो इसमें क्या किया गया है? इस प्रविष्टि के अंतर्गत 26 और 27 को रखा गया है। तो यहां पर क्या किया गया है? राज्य सूची के विषय जिसमें क्या है, धारा या प्रविष्टि 26 और 27 को इसी के अधीन रखा गया है। इसी कारण क्या किया गया है, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे। आजीविका की पहली क्लास है। तो जो केंद्र सरकार ने कानून, फिर से बता रहा हूं ना, क्या हुआ है कि आपको याद रखना है कि कृषि कौन से विषय, कौन से सूची में है? राज्य सूची में है। और राज्य सूची में ये बोला गया है कि भाई आसपास के लोकेशन के हिसाब से जो सुटेबल फल सब्जी जो भी हो सकता है वो उगाएगा। कौन कौन सी मंडी होगी वो सब कुछ डिफाइन किया गया है। यहां तक समझ में है? अब संवर्ती सूची में क्या बोल दिया गया? कौन सी प्रविष्टि में? 33 में ये बोला गया है कि जो प्रविष्टि 26 और 27 है वो प्रविष्टि किसके अधीन आता है? 33 के अधीन आता है। अब इसका मतलब यह है संवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकता है? केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी। और दोनों बना दिए तो किसकी मान्यता ज्यादा होगी? केंद्र सरकार की। तो यहां पर क्या हुआ, इसी के अधीन क्या बना था? 3 कृषि बिल बने थे, कृषि कानून बने थे, जिसको बाद में वापस ले लिया गया, जिसको बाद में वापस ले लिया गया, जिसको बाद में वापस ले लिया गया। तो यहां पर बात यह है कि आपसे क्या पूछ सकता है कि जो एग्रीकल्चर है वो कौन से सूची में शामिल है, कौन से विषय है? तो आप याद रखिएगा कौन सा है? राज्य का। लेकिन अगर देखा जाए 2 ही प्रविष्टि आपको याद रखनी है। तो प्रविष्टि में क्या है? उत्पादन वितरण, इसके बारे में कहा किया गया है 26 में। और उसके बाद 27 में क्या बात किया गया है? 27 में बात किया है मंडी और बाजार के बारे में। और इसी को, इन दोनों प्रविष्टियों को किसके अधीन रखा गया है? प्रविष्टि 33 के अधीन, जो किसमें आता है? संवर्ती सूची में। और इसी के कारण क्या हुआ है, इसी प्रवृत्ति को लेकर क्या किया गया? केंद्र सरकार ने कृषि बिल बनाए, जो बहुत आंदोलन हुआ।
उसमें भी बहुत सारे अच्छी चीजें थी, एक दो बातें गलत थी जिसको सही कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। अगर ये होता तो शायद और अच्छा होता, अगर ये बिल पारित हो जा रहता तो। याद रखना, तो याद रखिएगा, आपको क्या पूछेगा, ये याद रखिएगा, प्रविष्टि लिखेगा, प्रविष्टि 33 कृषि पर राज्य की शक्ति को सीमित करता है, सीमित करता है। प्रविष्टि 33 राज्य पर कृषि की शक्ति को क्या करता है, सीमित करता है। मतलब यहां पर अगर ये अधिनियम लागू हो जाता है तो कृषि कानून जो है वो पारित हो जाता, और राज्य इसी के लिए क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। एक और क्लॉज था, जब अगर राज्य प्रभावित होता है किसी भी विधेयक से तो राज्यों से परमिशन लेना पड़ता है, जैसे कि जीएसटी में हुआ था। जीएसटी जब बिल आया था तो उस समय राज्यों को भी प्रभावित हो रहा था, अलग अलग राज्य में अलग अलग लगता था टैक्स। एक प्रोडक्ट अगर मान लो ये पेन यहाँ पर 100 रुपए में है तो दूसरे राज्य में किसी और मूल्य पर बिकेगी, किसी और राज्य में किसी और मूल्य पर बिकेगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, पूरे भारत देश में एक जीएसटी जब लागू किया गया तो वहां पर आधे से ज्यादा राज्यों से क्या लेना था, परमिशन भी लेना था, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल क्या था उसमें, अमेंडमेंट करना था। तो उसमें क्या होता है, पहले तो संसद में पारित कराना पड़ेगा और आधे से अधिक राज्य में भी जाना पड़ेगा। तो यहां पर याद रखेगा, क्या सरकार ने आधे से अधिक राज्य से परमिशन लिया था क्या? जब भी कोई राज्य की शक्ति का हनन होगा या सीमित किया जाएगा तब आधे से अधिक राज्य का परमिशन लेना पड़ेगा। तो उस समय परमिशन नहीं ले पाई थी केंद्र सरकार, इस कारण इस बिल को भी क्या किया गया, रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें आपको किसकी रजामंदी लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार की। तो अभी तक बताने वाला पॉइंट ये था पहला कि भाई जीडीपी में हमारा देश कृषि प्रधान है, ज्यादातर जनसंख्या उसी से जुड़ी है। विकासशील होने का कारण भी क्या है कि हम कृषि प्रधान देश हैं। दूसरा, अगर जीडीपी की तरफ जाकर देखें तो इंडियन जीडीपी और भारतीय जीडीपी दोनों में जो कृषि का जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। यहाँ देखते हो 17, यहाँ देखते तो 15%। फिर उसके बाद देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा। और उसके बाद हम देखते हैं सूचियों में तो राज्य सूची का एक विषय है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस पर क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। तो प्रविष्टि 26 और 27 ये दोनों ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद देखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, या लिखिएगा भारतीय कृषि, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भूमिका, पर उसकी भूमिका। क्या क्या पता चलेगा, कृषि क्षेत्र कहां मिलेंगे आजकल आपको, ग्रामीण सर्वाधिक कृषि क्षेत्र कहां मिलेंगे आपको, ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे, शहरी क्षेत्र तो बचे नहीं। जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या आपको ज्यादा मिलेगी। आजीविका, या कहना चाहिए क्या, रोजगार, वो भी ग्रामीणों को ही उपलब्ध हो पा रहा है। इसके अलावा जो कृषि भूमि के स्वामी होते हैं उनके साथ साथ कृषि भूमिहीन मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। तो यहां पर देखते हैं कृषि क्षेत्रों की अधिकता कहां है, ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा, जनसंख्या भी कहां पर है हमको, ग्रामीण क्षेत्रों में। आजीविका भी कहां पर प्रोवाइड करा पा रहा है, कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में। और कृषिहीन मजदूर को रोजगार भी कौन दिला पा रहा है, कृषि, कहां, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा क्या दिखेगा आपको, रोजगार, जनसंख्या और आजीविका, कृषि क्षेत्र, ये सब आपको कहां मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब अगर ये सब अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का ध्यान कौन रख रहा है, कृषि। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का पूरा पूरा ख्याल किसके द्वारा रखा जा रहा है,
कृषि के द्वारा। तो ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, क्या है? कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही क्या है? कृषि। इसी में फिर पॉइंट लिखना है कि पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो बस ये याद रखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर भारतीय कृषि को देखें तो कृषि क्षेत्र भी ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, आजीविका के लिए लोग भी हैं, साथ में जो कृषिहीन मजदूर है उनको भी, भूमिहीन मजदूर है उनको भी रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो कृषि का ही है, एग्रीकल्चर क्षेत्र का ही है। तो ये पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही क्या बन जाता है? कृषि। अब देखिएगा कृषि का महत्व, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। आज का क्लास में केवल जो है भूमिका वाला ही सेक्शन कंप्लीट होगा, वहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन कम आने की संभावना है। आपको क्वेश्चन आया कहाँ? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, यहाँ से फसलों का उत्पादन कब, कहाँ, कैसे हो रहा है, वहां से। तो अभी बस ये याद रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन है केवल हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना है, जहां से दिया है वहीं से। तो देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्व लिखिएगा। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। कई सारे पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले याद करो, हमारे जीडीपी को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उसमें एक होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग और तीसरा होता है सेवा। तो भारतीय जीडीपी का क्या हो जाता है? मुख्य स्रोत, एक मुख्य स्रोत होता है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, मतलब सोचो कि अगर भारत एक पूरा एक व्यक्ति है तो उसका 17% जो पैसा है वो केवल और केवल कहां से आ रहा है? कृषि क्षेत्र से। तो यहाँ पर देखो 17.7% जो आय है वो कहां से आ रहा है? कृषि क्षेत्र से। दूसरा, अगर छत्तीसगढ़ को भी पॉइंट आउट करके पढ़ा जाए तो यहाँ पर भी क्या है? 15.25 जो है वो कहां से आ रहा है? 32 जो है वो कहां से आ रहा है? कृषि क्षेत्र से आ रहा है। रोजगार की अगर बात की जाए, रोजगार, तो यहां पर कितना? 70% पॉपुलेशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? कृषि आधारित रोजगार से जुड़ा हुआ है। फिर अगर देखा जाए तो भोजन की उपलब्धता, भोजन की उपलब्धता, अगर कृषि नहीं होगी तो हमारे देश की लगभग कितना बोल सकते हैं? 145 करोड़ की जनसंख्या, लास्ट जो एस्टिमेटेड आया था उसमें क्या बोला गया था? 145 करोड़ की जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना जो है पॉसिबल हो पाएगा क्या बिना कृषि के? और जिस वर्ष कृषि अच्छी होगी उसी वर्ष हमारे भारत देश में क्या होगा? अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, उसी वर्ष हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, महंगाई रेट एक अच्छे दर पर बढ़ेगा, जैसे अभी 4.2 के आसपास है। जैसे बोला जाता है ना, स्वस्थ परास कितना है महंगाई का? महंगाई का स्वस्थ परास कितना माना जाता है? महंगाई का स्वस्थ परास, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 4+-2। तो 4+-2 का मतलब ये है कि अगर प्लस लेके चलें तो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और माइनस अगर लें तो 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से कम होगा तो मंदी की स्थिति आ जाएगी, है ना, और 6 से ज्यादा हो जाएगा तो तीव्र क्या वो हो जाएगा? महंगाई। और उस महंगाई को कम करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो क्या है? स्वस्थ परास। और अभी कितना है? 4.2, मतलब ठीक चल रहा है, महंगाई जो है, महंगाई दर जो है वो ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर देखते क्या है? भोजन की उपलब्धता। अब देखते हैं देश की प्रगति।
हमारे देश की जो प्रगति है वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? कृषि पर। हमारे देश की जो प्रगति है वो किस पर निर्भर करती है? कृषि पर। लिखिए, पॉइंट लिखिएगा। आंतरिक व्यापार का आधार है। आंतरिक व्यापार का आधार है मतलब इंटर स्टेट हम लोग क्या करते हैं? इंटर स्टेट हम लोग क्या करते हैं? खरीदी बिक्री, व्यापार करते हैं। अगर हमारे राज्य में अगर कुछ नहीं होता तो आप देखते हैं अगर किसी कारणवश बाढ़ आ गया, जैसे हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कोरोना टाइम में कि सब बंद हो गया था, और उस कारण जो भी चीज यहाँ मिल रहा था या तो महंगा मिल रहा था या तो यहीं पर अगर होता था वो सस्ता मिलता था। जो बाहर से आता था वो चीज महंगा मिलता था, और जो यहीं पर होता था लोग बेच देते थे कि भाई जैसे भी हो खत्म हो जाए, नहीं तो खराब हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है कि व्यापार से हमारे देश के आंतरिक जो है, आंतरिक जो व्यापार है उसको क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। फिर उसके बाद देखिएगा पशुपालन में सहायक है। अगर आप कृषि नहीं करेंगे तो पशुओं का पालन भी नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी प्रकार के पशुओं का पालन करें, कृषि उसके लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि आप अगर मांसाहारी, अगर मान लो मुर्गियां पाल रहे हो, तो मुर्गियों के लिए भी क्या जरूरी है? चारा। अगर मान लो आपने गाय पाला है तो गाय के लिए भी क्या जरूरी है? चारा। तो हम क्या, या तो पैरा में और कुछ मिलाकर देते हैं। फिर उसके अलावा जो है अगर छोटे हैं तो वो जो साग भाजी का जो वेस्ट निकलता है वो, तो जब तक कृषि नहीं करोगे तब तक क्या नहीं हो सकते? पशुओं का भी पालन नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से प्राथमिक क्षेत्रों को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। इसके अलावा जो है अगर और क्या करें, एक है परिवहन। अगर मान लो किसी वर्ष उत्पादन नहीं हुआ तो उस समय ये मानिएगा कि परिवहन सेवा भी हमारे देश में क्या हो जाएगी? ठप पड़ जाएगी। होगा ही नहीं। कोई व्यक्ति अपना सामान दूसरे बाजार में नहीं बेच पाएगा क्योंकि यहीं पर उसके पास कमी है, यहीं पर उसके पास क्या है? कमी है। तो परिवहन सेवा में, परिवहन सेवा अगर क्या होता है, अगर फसल या कृषि अच्छी हुई है तो परिवहन भी क्या होगा? अच्छा होगा। ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इतना सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, और भी जितना आप जोड़ सकते हो कि मतलब एक एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और कृषि से ही हम अपने पूरे उद्योग को क्या प्रोवाइड करा पाते हैं? कच्चे माल। कृषि से हम लोग क्या कर सकते हैं? औद्योगिक क्षेत्र हेतु जैसे कच्चे माल क्या क्या हो सकता है? कपास हो गया, डायरेक्ट कपड़े बनेंगे कपास से। पटसन हो गया जिसको जूट बोलते हैं। तंबाकू हो गया, रबर हो गया, रबर भी एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। फिर उसके बाद और क्या हो जाएगा आपका? कॉफी, वो भी एक रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट बन जाएगा। तो इतने प्रकार के हम क्या करते हैं अपने औद्योगिक क्षेत्रों हेतु क्या कराते हैं? कच्चे माल उपलब्ध कराते हैं। किसके माध्यम से? कृषि के माध्यम से। अगर ये सब नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ओवरऑल देश में पूंजी निर्माण के लिए एक और लिख सकते हैं, निर्माण में लिखिएगा पूंजी निर्माण का में महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो अगर केवल कृषि को और कम कर दिया जाए तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है सबके सब कम हो जाएंगे। अगर कृषि को और कम कर दिया जाए तो जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो सब का सब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब हमारी निर्भरता अभी कृषि में है और इसको धीरे धीरे करके क्या करना है? कम करना है। धीरे धीरे करके क्या करना है? कम करना है, निर्भरता को कम करना है। लोगों को रोजगार तो मिल रहा है लेकिन हमें लोगों को रोजगार करके स्किलफुल बनाना है, और ज्यादातर अच्छे टेक्निक से हमको क्या करना सिखाना है? कृषि करना सिखाना है।
अभी हमारे भारत देश में कितने प्रतिशत होगा ऑर्गेनिक खेती, बोलते हैं ना जैविक खेती, कितने परसेंट होगा? बहुत सुनते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, अभी टॉपिक में पढ़ना है जैविक खेती, जैविक जिला कितने हैं भारत छत्तीसगढ़ में? 5। और हर एक विकास खंड के मतलब हर एक मतलब जो बाकी जो जिले थे उसमें से एक एक विकास खंड को क्या बनाना था? जैविक जिला, जैविक क्षेत्र बनाना था। तो पूरे भारत क्षेत्र में जितनी भी कृषि भूमि है उसका केवल 3% ही क्या है? जैविक खेती होती है। बाकी सब में कीटनाशक यूज होता है, बाकी सब में क्या यूज होता है? कीटनाशक। तो वो भी एक टॉपिक आएगा बीच में। तो यहां तक समझ में? अब यहां से हम लोग को पढ़ना क्या है? तो ये हमारी क्या है महत्व, कि भाई अगर कृषि ही ना होता तो हमारा एक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा नहीं होता, कृषि नहीं होता तो हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। क्योंकि देखो पहली बात, हमारे भारत में क्या हुआ है, स्किल लेबर आया ही नहीं, और उसके पीछे भी हमारा ही गलती है। क्योंकि हम जैसे ही आजाद हुए तो हमारे देश ने क्या अपनाया? बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। हमने बाहर की कंपनी को भारत आने ही नहीं दिया, और अगर आने ही नहीं दिया तो हमने अपने साइड से भी कुछ नहीं किया लोगों को स्कूल या कौशल सिखाने के लिए। कौशल विकास योजना तो अब आ रहा है, जब हमें 50 साल पहले करना था वो कब आ रहा है? अभी आ रहा है। तो कैसे सीखेंगे? नहीं सीख सकते थे। दूसरा क्या है, इसी कारण सबके सब कहाँ चले गए? कृषि में, यहाँ से जुड़े हुए थे। भोजन की उपलब्धता कराता है भाई 145 करोड़ की जनसंख्या को। देश की प्रगति कृषि पर ही निर्भर है। अगर हम जो एक्सेस अमाउंट में बनाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, चाइना भी हमसे चावल खरीदता है, बाकी अदर कंट्री में हम चावल भेजते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आंतरिक व्यापार का आधार है। अगर मान लो हम लोग आजू बाजू मतलब ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्याज उतनी मात्रा में होता है क्या? नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सबसे आगे। मूंगफली इंपोर्ट करते हैं हम तो कहाँ से? गुजरात से। गुजरात अभी टॉप पे है। वो सब कुछ पशुपालन में सहायक है। चाहे आप किसी भी प्रकार के पशुओं का पालन करो, उस जब तक आप कृषि का साथ नहीं लोगे आप पशुओं का पालन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद परिवहन सेवा, जब फसल ज्यादा होगा तभी परिवहन सेवा ज्यादा मिलेगी आपको। फिर इसी के बाद देख रहे थे औद्योगिक क्षेत्रों में क्या प्रोवाइड कराता है? ये कच्चा माल और पूंजी निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यहीं से सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा एक टॉपिक लिखिए, कृषि संगणना। कृषि संगणना कृषि मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। और इसमें क्या देखा जाता है? जैसे हम पढ़ते हैं क्या, जोत का आकार आपने सुना होगा, कृषि जोत का आकार। आप पढ़ते हो लघु, सीमांत, सीमांत फिर लघु, फिर उसके बाद अर्ध मध्यम, फिर मध्यम, फिर बृहद, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। तो उसका निर्धारण कौन करता है? कृषि संगणना के द्वारा होता है। तो अब तक जो है याद रखें, कृषि मंत्रालय के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण होता है। पहला हुआ था प्रत्येक 5 वर्ष में ना, चलो लिख लेते हैं, 1970 से लेकर 71 में पहला हुआ। फिर उसके बाद लगातार होते गया और अभी हुआ है 11वें नंबर का, 11th नंबर का 2020-21 में। 2020-21 में क्या हुआ है आपके 11th नंबर का हुआ है। और इसी में क्या हुआ बताया गया कि कृषि जोत का आकार कितना है। तो जो हम डेटा पढ़ते हैं ना कृषि जोत वाला, कि इतने से इतना प्रतिशत जो है वो कृषि जोत कौन कौन सा है करके, तो यहीं पर याद रखेगा। पहले ये समझ में है किस कृषि संगणना किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष में। प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि संगणना कराई जाती है। पहला हुआ था 1970 से 71 में, और 11वां जो हुआ है 2020 से 21 में। अब लिखेगा उद्देश्य क्या होता है इसका, कृषि संगणना का उद्देश्य। कृषि संगणना का उद्देश्य, पहला भूमि का, कृषि भूमि का मापन करना। कृषि भूमि का मापन, कृषि आधारित
कृषि आधारित मशीनों की निगरानी या मशीनों के प्रयोग, मशीनों की निगरानी और प्रयोग की अनुमति। दूसरा, जोत का निर्धारण, कृषि जोत का निर्धारण, कृषि जोत का निर्धारण। तो ये तीन चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, जिसमें से पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो कृषि जोत का निर्धारण और पहला भूमि का मापन। तो भारत में कितने भूमि है, कृषि भूमि, वो सब यही बताते हैं। दूसरा क्या है, जोत का निर्धारण। तो यहां से जो प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में बन सकता है और इधर वाले में भी। तो कृषि जोत का वर्गीकरण, कृषि जोत का, जोत का मतलब होता है क्षेत्र, सरल शब्दों में। जैसे हम लोग यहाँ पर सबके सब किसान हैं, हम लोग क्या हैं, सबके सब किसान हैं। अब मेरे जो दाएं तरफ बैठे हैं, राइट साइड जो बैठे हैं, हम लोग थोड़े छोटे किसान हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या है, छोटे किसान। अब छोटे किसान हम लोग हैं, हमारे पास जो है एक हेक्टेयर से कम भूमि है, एक हेक्टेयर से क्या है, कम भूमि। तो हमारे जोत का आकार क्या है, एक हेक्टेयर से कम है, तो हमको एक नाम दिया गया सीमांत कृषक। हाँ, सीमांत कृषक। फिर उसके बाद अगर हमारे पास 1 से 2 हेक्टेयर तक है तो हम लघु कृषक या लघु जोत का आकार होगा। फिर अगर मान लो 2 से 4 है तो अर्ध मध्यम, 4 से 6 है तो मध्यम, और उससे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, वृहद। तो ये जो है कृषि जोत के आकार के आधार पर क्या है, कृषि जोत का वर्गीकरण। ये आप छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में भी पढ़ोगे। छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर कृषि वाला जब चैप्टर आएगा तो वहां पर आपका पूरा ये चीज और रिवीजन हो जाएगा। तो अभी के लिए बस ये याद रखेगा, पहला ये बताया गया क्या, सीमांत कृषक, सीमांत जोत। तो इसका मतलब क्या है, जिसके पास क्या हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, या 1 हेक्टेयर तक बोल सकते हैं, 1 हेक्टेयर तक जो है वो आता है। अब यहां पर देखिएगा, भारत में सर्वाधिक यही है, भारत में सर्वाधिक क्या है, यही है। अब सोचिएगा 70% पॉपुलेशन जो है वो किसमें है, कृषि कार्य में है, और लगभग 80% लोग जो हैं उनके पास क्या है, छोटी भूमि है, 1 हेक्टेयर, लगभग 2.5 एकड़, लगभग क्या है, औसतन 2.5 एकड़। अब वो कितने कमा लेगा, मान लेते हैं एक अप्रोक्स छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, एक किसान ने 3 एकड़ है, मान लेते हैं 3 एकड़ में उसने धान लगाया, अधिकतम कितना क्विंटल बेच सकते हैं सरकार को, 20 हुआ ना, है ना, कितना है, अभी 21 हुआ है। चलो मान लेते हैं 20 है, एक रफ आइडिया, 20 और कितने, 3100 रुपए में, चलो 3000 रफ, ताकि हमारा कैलकुलेशन सही हो जाए। तो 1 एकड़ से 60,000 और दूसरे से 60,000, अधिकतम कितने हुए, एक 20। अब मान लो उस खेती में और कुछ ना हुआ तो, क्योंकि हमारा जो खेती है वो ज्यादातर मानसून पर आधारित है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई सुविधा तो है, लेकिन मतलब कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर तो मानसून ही है, सिंचाई सुविधा है ही नहीं। अभी भी 50% से ज्यादा ऐसे ही क्षेत्र है, हम लोग पढ़ते हैं ना, 36% के आसपास ही है जहां पर अच्छे तरीके से क्या होती है, सिंचाई हो पाती है छत्तीसगढ़ में। तो अब सोचो कि भाई 2.5 एकड़ में वो व्यक्ति जो है साल भर का कितना कमाया, 1,20,000। अब उसमें भी उसके खर्चे हैं, उसने ट्यूबवेल लगाया है उसका खर्चा, उसने मजदूर लगवाए होंगे उसका खर्चा, घर से लेकर या खेत से लेकर मंडी तक ले जाने का खर्चा, ये सब खर्चे भी उसको जोड़ने हैं। और इस बीच में उसके घर के 4 सदस्य भी काम कर रहे थे उस खेत पे, अब उसको बांट दो 4 लोगों में, 6 से 7 महीने की। तो अब इसके क्या हो जाएगा, पैसे तो कम ही आ रहे हैं, 2 एकड़ में
6 महीने से या 8 महीने में वो कितना कमा रहा है, और क्या वो एक साथ मिलेगा पैसा? हमारी सरकार ने तो बोल दिया 3100 रुपए देंगे, लेकिन वो 3 किस्त में दे रहे हैं, 4 किस्त में। तो पहला जो एमएसपी के थ्रू जो बोला गया है उतना तो दे देते हैं एक बार में, और फिर जो ऊपर का अमाउंट होता है उसको 2 या 3 बार में देंगे। हमारे ही राज्य में मिल रहे हैं 3100, और किसी राज्य में तो केवल एमएसपी पे ही दे रहे हैं। जहां जहां पर राज्य सरकारों ने चुनाव जीतने के वादे में जो दे दिया है या जो बोल दिया है उसके एवज में उनको देना पड़ रहा है, नहीं तो केवल एमएसपी ही देते। तो यहीं पर देखो, पूरे भारत में अगर देखा जाए कृषि भूमि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके स्वामी भी बहुत ज्यादा है, और सबके पास छोटी छोटी भूमि है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो 46% भूमि पर क्या होता है, कृषि भूमि पर ऑर्गेनिक खेती होती है। 46%, मतलब पूरा पूरा मान लो 50%। तो हम लोग जो है कृषिमांत जो भूमि है, मतलब 1 हेक्टेयर से कम, उसकी खेत की संख्या ज्यादा है, मतलब ये वाले किसान भारत में क्या है, ज्यादा है। फिर उसके बाद कौन सा भूमि आ जाएगा, लघु। लघु आकार मतलब उसमें क्या होगा, 1 से 2 हेक्टेयर तक। तीसरा, यहां से यही वाला क्वेश्चन बन सकता है ना, अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम जोत में क्या आता है, 2 से 4 हेक्टेयर। फिर अगला देखते हैं मध्यम, तो 4 से 10 हेक्टेयर। और वृहद या बड़ी जोत का आकार 10 हेक्टेयर। अच्छे समझिएगा, हमारे देश में सबसे ज्यादा सीमांत भूमि या सीमांत जोत आकार वाले क्या है, कृषक है, जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम की भूमि है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सबसे कम, ध्यान रखिएगा सबसे कम है वो भी लिख लो, या अगर देखें तो सब सर्वाधिक कौन सा है आपका, यही वाला है। पूरे भारत में जितने भी कृषक हैं उनमें से 10% ऐसे हैं जिनके पास क्या होगा, 10 हेक्टेयर है, और 21% ऐसे हैं जिनके पास क्या होगा, 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है। तो सबसे कम जो माना जाता है, सबसे सर्वाधिक भूमि ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये लोग इसमें आएंगे किसान। तो आपको सबसे ज्यादा वाला ही पूछा जाएगा। और छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में 82% किसान जो हैं कौन सी भूमि वाले होते हैं, पहले और दूसरे को मिलाकर पूछा जाता है, पहले और दूसरे को देखकर ही बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में 82% कृषक कृषक उनके पास कौन सी प्रकार की भूमि है, सीमांत और लघु दोनों मिलाकर, और लगभग जो है 40.410 लाख क्या है, कृषक परिवार है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ के लिए अलग से लिख लेना। तो छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की कुल संख्या जो है 40,10,000 बोल सकते हैं। 40,10,000 के आसपास क्या है, छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार है। अब इसका भी लगभग कितना बोल रहा हूं मैं, 82%। 82% जो है परिवारों के पास कौन सी भूमि ज्यादा है, सीमांत और लघु। मतलब हमारे पास जो है बड़े किसान है ही नहीं, बड़े किसान क्या है, बहुत कम है। और बड़े किसान होंगे तो वो एक बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं। तो ये याद रखिएगा कि जोत के आकार एक तरफ लिख देगा और दूसरे तरफ क्या लिखेगा, एक तरफ नाम लिखेगा कौन से प्रकार का है भूमि, और दूसरे तरफ क्या लिखेगा, उसका आकार लिखेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में भी मिल सकता है और इस वाले सेक्शन में भी मिल सकता है। यहां तक समझ में आया? तो अब तक कितना कृषि संगणना हो चुका है, 11 हो चुका है। कितना हो चुका है, 11। तो मैंने हर 5वें वर्ष में होता है, फिर उसके बाद मैंने केवल पहला लिखा है और 11वां लिखा है, क्योंकि वहां पर हमारे कोई काम का नहीं है वो। बस आपको याद रखना है, पहला कब हुआ है, 70-71 में, और लास्ट वाला हुआ है 20-21 में। बस यही 2 काम का है, कृषि मंत्रालय के द्वारा होता है, पीआईबी के रोड उसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा। उद्देश्य क्या है, भूमि का मापन करता है, वर्गीकरण करता है, इसके अलावा जोत के आकार का निर्धारण करता है, और अगर बोले तो विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है। विकास कृषि विकास कृषि विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है।
कृषि विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करना। फिर हमने देखा जोत के आकार का वर्गीकरण, ये हमने पूरा देख लिया। नहीं 10 ही रहेगा, ठीक है, ये सही है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही है। हो गया क्या? हो गया। आगे देखिएगा, फिर है फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 प्रकार के फसल पढ़ते हैं। एक आप बोल देते हो क्या, खाद्यान्न फसल। एक होता है क्या, दलहन। और एक होता है क्या, तिलहन। खाद्यान्न का मतलब जो हम डायरेक्ट डायरेक्ट भोजन के लिए ही बनवाते, भोजन के लिए ही क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। दलहन में पूरे क्या आ जाएंगे आपके, दाल। और तिलहन मतलब जिसको तेल के लिए हम उत्पादन करते हैं, जिसके लिए हम क्या, किसके लिए, तेल के लिए। दलहन मतलब जितने प्रकार की जो दाल आती है उसको क्या बोल देते हैं हम, दलहन। तो खाद्यान्न भोजन में सबसे पहले कौन, अरे पूरा वही आएगा जो हम खाते हैं, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, कोदो, कुटकी, ये सब जो है, ध्यान रखना ना 2023 मोटे अनाज का वर्ष था, है ना। और हम लोग 2000 जब हम लोग G20 समिट किए थे तो उस समय का वो नारा भी था, मोटे अनाज का उत्पादन करना, क्योंकि उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं करके। तो ये याद रखो। दलहन में क्या क्या आ जाएगा, चना, तूर जिसको अरहर बोलते हैं, और मूंग, उड़द, उड़द, मटर, मटर भी एक प्रकार का दाल बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब के सब क्या है, दलहन है। तो कई बार तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा दलहन है कौन सा तिलहन है करके, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। फिर उसके बाद देखो तिलहन में क्या आ जाएगा, सरसों, सोयाबीन। अब सोयाबीन मतलब बड़ी मत समझना ना, बीन, बीन्स होता है, उसको क्रश करके फिर क्या निकालता है, तेल। फिर अलसी, सोयाबीन, अलसी, और क्या आ जाएगा, सूरजमुखी, सूरजमुखी, आपका मूंगफली, कौन सा आपका, मूंगफली, सोयाबीन, अलसी, सरसों, सूरजमुखी, ये सब के सब क्या है आपके, तिलहन फसल। अब इसके बाद जैसे अभी कौन सा मौसम चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का, तो इस समय हमारे धान कट रहे हैं, धान कट रहे हैं, और खरीदी का समय भी आ जाएगा कुछ समय बाद, 1 नवंबर से खरीदी का डेट दे दिया जाएगा, है ना, दे दिया गया है। 15 नवंबर से आगे जनवरी तक पूरा समय रहेगा, जनवरी फरवरी तक, कभी कभी बढ़ा देंगे या तो फिर उतना ही रखेंगे। मक्का का ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मक्का थोड़ा लेट तक कटता है, फिर वो सेट होगा, उसको सुखाया जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा, तो मक्के में थोड़ा समय लगता है। तो अब यहाँ पर देखो, हाँ राम तिल वो सब ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे फसलों का मौसम के हिसाब से भी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे एक होता है खरीफ फसल, फिर होता है रबी फसल। तो अभी जो दौर आएगा वो क्या होगा, रबी फसल का। रबी फसल को लगाने के समय क्या होता है, कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वो पकता है, पकने के समय उसको ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। खरीफ फसल की अगर मैं बात करूं तो उसको स्टार्टिंग में कम टेम्परेचर चाहिए, स्टार्टिंग में क्या चाहिए, कम टेम्परेचर। जैसे जून जुलाई के आसपास वहां पर बारिश आएगा, सॉरी ताप होगा, आर्द्रता ज्यादा होगी, लेकिन जब वो कटेगा तो कम तापमान, जैसे कि अभी कट रहा है। और इस बीच में तीन महीने का एक ड्यूरेशन होगा, जिसमें कौन सी फसल होगी, जायद फसल, जहां पर सबसे ज्यादा तापमान चाहिए होगा और पानी की उपलब्धता भी ज्यादा चाहिए होगी। तो उसी में क्या लगेगा फिर, फल, मतलब पानी वाले जो भी फल होते हैं, वो खीरा, ककड़ी, तरबूज,
वो सारे, तो उसका जो होगा आपको वो पूछ सकता है। फिर लिखेगा आगे, मौसम आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ये तो याद हो जाता है ना, वो बस दाल है ये याद रखो, तो दाल, चना दाल, रहल दाल, मूंग दाल, है ना, ये हलवा वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है, और ये पोहा वाला दाल, ठीक है, मटर, तो ये सरसों, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, अलसी का भी तेल आता है, फिर सूरजमुखी तेल, मूंगफली का तेल, सब तेल के लिए, तो तिलहन हो गया। खाने में डायरेक्ट जो यूज करते हैं वो सब ये है, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, कोदो, कुटकी, समझ में? तो ये तो याद ही रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन है ना ये, पीएसटी पे क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा तिलहन है, कौन सा दलहन। यहां पर देखिएगा आगे, मौसम के आधार पर वर्गीकरण, मौसम के आधार पर वर्गीकरण, एक तरफ लिखते हैं रबी फसल, जायद, और एक होगा खरीफ। तो यहां पर देखते हैं बुआई कब होगा, फिर कटाई, प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, और इसके बाद देखते हैं जो अन्य तथ्य होगा वो देख लेंगे। जैसे अभी जो मौसम चलेगा वो किसके लिए चलेगा, रबी फसल के लिए चलेगा। तो जो अक्टूबर और नवंबर वाला जो समय है, अक्टूबर और नवंबर वाला जो समय है वो किसके लिए, किसकी बुआई होगी, रबी फसल की। और ये कटेगा कब, ये मार्च अप्रैल में कटेगा, मार्च अप्रैल में क्या होगा, ये इसकी कटिंग होगी, मार्च अप्रैल। और इसी मार्च अप्रैल में कौन सा फसल लगाया जाएगा, जायद फसल। और इसको क्या किया जाएगा, जून, मई जून में ही काट लिया जाएगा, या जून जुलाई लिख सकते हो, मई जून भी लिख सकते हो, क्योंकि यही समय हमको सारे जो ककड़ी, कलिंदर, तरबूज जो भी होते हैं हमको इसी समय दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जून जुलाई याद रखेगा ना, यहाँ पर ये जो फसल लगेंगे, जैसे गर्मी जैसे ही जाते रहता है तो यहाँ पर ये 10 जून भारत में इंटर, मतलब छत्तीसगढ़ में इंटर हो जाता है 10 जून के आसपास मानसून। और फिर हम वेट करते हैं, जैसे ही मानसून पड़ेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, खेतों में जाएंगे और धान लगाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर याद रखेगा जून जुलाई के आसपास में, जून जुलाई के आसपास में हम बुआई करते हैं, और इसकी कटाई अभी हो रही है अक्टूबर नवंबर में। सितंबर में कई जगह स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर इसका पीक टाइम होता है। तिल भी लिख सकते हैं, आ सकता है ना, तिल बोल सकते हैं, ठीक, आ जाएगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखिएगा रबी फसल में प्रमुख प्रमुख कौन आता है, खरीफ में तो ये है, ध्यान आएगा ही। अगर मान लो मैं खाद्यान्न फसल की बात करूं तो यहाँ पर धान तो आ ही जाएगा, चावल की अगर बात करूं तो धान तो आएगा। यहाँ पर एकदम सबसे ज्यादा प्रमुख फसल कौन सा होता है ना, गेहूं, खाद्यान्न ना, कैसे क्या है, खाद्यान्न लिखा हूं। और यहाँ पर तो सब फल ही होंगे, फल सब्जी, तो ककड़ी, तरबूज, खीरा, फिर अन्य सब्जियां जो होती हैं। तो याद होगा इसी समय आप जितने प्रकार की भाजी खाते हैं वो इसी समय आपको मिलता है। फिर बारिश में बंद कर दिया जाता है, जैसे ही सावन का महीना आता है भाजी खाना बंद, तो जितनी भी सब्जियां हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गेहूं और जौ बोला जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है, हाँ, अगर मैं बात करूं दलहन फसल की तो यहीं पर चना। अब देखो ठंड आएगा तो चना बूट खाएंगे, इसी मौसम में खाएंगे ना आप, तो वही है, चना बूट लग रहा है, तो ये याद रखो, चना लगेगा। इसी समय क्या देखते हो आप, मटर खाते हो, ठीक है, सीजन अगर याद हो तो ठंड में ही खाते हैं आप, तो लग जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो यही मौसम होगा जब लोग सरसों की साग
सूरजमुखी, ये यही समय होगा। इसी समय जो है और भी प्रकार की फसल लगेंगी। तो मेन याद रखना है गेहूं, गेहूं, चना और सरसों, ये जो तीन हैं ये बहुत अच्छे से याद रखेगा। के से खाद्यान्न फसलों के रूप में, डी से क्या है दलहन फसलों के रूप में, और टी से तिलहन फसलों के रूप में। तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो ये लिख लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका खाद्यान्न में, दलहन सॉरी मक्का, मक्का भी इसी समय लगेगा। अब इसके लिए समय भी मिलेगा अभी किसानों को। दो जगह है, कहाँ आपका कोंडागांव और बलरामपुर, ये दोनों एरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है आपका मक्का। इसके अलावा देखेंगे तो जो दलहन है जैसे मूंग इस समय होता है। तिलहन की अगर बात करें तो तिलहन में कौन कौन सा हो जाएगा, तो तिलहन में मूंगफली, सोयाबीन, और भी सबके नाम लिख सकते हैं, लेकिन मूंगफली इंपॉर्टेंट है, मूंग इंपॉर्टेंट है, धान और मक्का इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है कि हम डेली लाइफ में आजकल देख रहे हैं। तो अब इसको ना याद करने की कोशिश मत करना, आप कौन सा सीजन में कौन सा फसल खाते हैं वो याद रखना, तो उससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो रबी की फसल जो है, अब देखो प्रमुख तथ्य में क्या है, बुआई के समय, जब बुआई होता है तो यहां पर तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। तापमान क्या चाहिए, कम। लेकिन कटाई के समय अगर बात करें, कटाई के समय तो तापमान क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तापमान क्या चाहिए, अधिक चाहिए। दूसरा देखो यहां पर क्या चाहिए, बुआई के समय क्या होगा, देखो तापमान इस समय बहुत ज्यादा चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, और उसी दौरान होगा। और याद रखना इस समय सिंचाई की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मतलब इस आपने देखा होगा ये सारी फसलों को कहां पर लगाया जाता है, नदी के किनारे, रेत में ही, रेत में ही लगा दिया जाता है। और सिंचाई भी बहुत ज्यादा चाहिए, तापमान भी बहुत ज्यादा चाहिए, दोनों चीजें याद रखें। और यहां पर क्या है, बुआई करते समय क्या देखेंगे, जून जुलाई का है, तो यहां पर क्या है, ताप तो ज्यादा है, साथ में आर्द्रता भी है, नमी भी आ जाती है। ताप ज्यादा है और आर्द्रता भी आ जाती है। लेकिन कटाई के समय क्या होता है, तापमान क्या हो जाएगा, कम। जैसे ये समय है, अब तापमान उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन रायपुर में लगता है। तो ये जो है कहां तक पढ़ लिए, मौसम के आधार पर वर्गीकरण। तो आपको अगर पूछेगा तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछेगा समय को लेकर, तो समय को लेकर एकदम याद रखिएगा। जैसे हमारा ये जो क्लास का ड्यूरेशन अक्टूबर है, तो अक्टूबर में रबी फसल हमने बोया था, ऐसे ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर में, और कटेगा तब तक गर्मी आ जाएगी। तो सूर्य का एक नाम क्या होता है, रबी बोलते हैं ना, रबी बोलते हैं। तो क्या बन जाता है, रबी। तो जब ये कट रहा है तो रबी के समय कट रहा है, ऐसे ही याद रखना। फिर 2 महीने जब गर्मी पड़ेगा तो जायद फसल रहेगा, उस दौरान जो होगा पूरे पानी पानी वाले जितने भी फल होंगे वो लगाए जाएंगे। और जून जुलाई जब छत्तीसगढ़ में बारिश होती है तभी क्या लगता है, धान। तो वो क्या होता है आपका, खरीफ कहलाता है। खरीफ का मतलब अरबी मतलब ही होता है पतझड़ का, अरबी वर्ड है ना खरीफ। तो पतझड़ के बाद वाला जो समय होगा वो क्या होता है, खरीफ के लिए होता है। तो पतझड़ मतलब क्या है, पूरा गर्मी निकल गया है, पत्ते उत्ते सब जा चुके हैं, उस समय हमने क्या लगाया है, खरीफ फसल लगाया है। तो और उसके बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है कि खरीफ फसल जो है ये पूरे हैं, धान, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन। यहाँ पर क्या है ये तो ध्यान रहेगा। यहाँ पर गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और सूरजमुखी, ये सारा। अब इसमें क्या पूछता है कि कौन सा रबी फसल है, कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा जायद फसल है। तो जायद फसल तो कोई दिक्कत नहीं है, रबी और खरीफ आपको याद करना पड़ता है। रबी फसल और कौन सा फसल याद करना पड़ता है, खरीफ फसल। फिर इसके बाद देखिएगा, जब ये पढ़ रहे हैं तो वो भी बता दो, जो खाद्यान्न फसलें हैं, हो गया क्या, लिख लिए क्या, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो कुछ कुछ बता देता हूं मैं। फिर उसके बाद झूम खेती स्थानांतरित कृषि की ओर बढ़ेंगे। फसल फसल व उत्पादन, उत्पादन राज्य,
पहले दो के ही नाम लिखूंगा ना, पहले दो का ही नाम का मतलब है कि चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य में होता है। चावल जो है पहले दो में सबसे पहला आता है क्या आपका, वेस्ट बंगाल, और दूसरे नंबर में क्या आता है, यूपी ना, उत्तर प्रदेश। फिर अगर मैं बात करूं गेहूं के बारे में, गेहूं आ जाता है क्या, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। गेहूं जो है पहले लगता था पंजाब, वहां भी रोटी खाई जाती है ज्यादातर, लेकिन अब ये है कि गेहूं, ये अभी का डेटा है ना, ये अभी 2024 का ही डेटा है, 22 जुलाई 2024 का डेटा है ये। फिर उसके बाद मक्का कहाँ ज्यादा होना चाहिए, कर्नाटक, लिख देता हूं ऐसा, अब मेरा शॉर्ट, कर्नाटक। एक और डेटा रहेगा, कर्नाटक के बाद रहेगा एमपी। तो ये तीन का डेटा याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो पूछा जाता है हमको चौथा नंबर में, चना, पीएससी और व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में उत्पादित होता है ये। फिर आपका अरहर भी लिख लेना या तूर। कौन से राज्य में होता है चना सबसे ज्यादा, कौन से राज्य में, ठीक है, दोनों में याद रखिएगा महाराष्ट्र में। पहले चना कहाँ होता था ज्यादा, पहले जो दाल होता था तूर दाल, वो एमपी में होता था, कहाँ होता था, एमपी में। लेकिन अब हो गया है एमपी सेकंड यहाँ अरहर दाल में, और चना हो गया है, चना में कर्नाटक जो हो गया है वो दूसरा हो गया, एमपी का नाम नहीं है यहाँ पर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले में, तो ये एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया है, मूंगफली। मूंगफली कहाँ, गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात। और तो और तंबाकू भी गुजरात से है, गुजरात। फिर राजस्थान, ये भी अलग है, राजस्थान सेकंड नंबर में है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा सरसों, ये राजस्थान में, सरसों भी राजस्थान में, और दूसरा नाम याद रखेगा एमपी। एग्जाम टाइम में लेकिन पढ़ के जाएंगे तो पहला पहला नाम ही पढ़ के जाना है, पहला ही नाम पढ़ के जाना है। मैं आपको दोनों नाम बता दे रहा हूं, लेकिन आप क्या करिएगा, पहला नाम। और बेटर होगा क्या कि एक मैप बना ले, और मैप के आधार पर भी आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो जैसे यहां पर आप लिखो चावल, फिर दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, गेहूं। मतलब ये स्टेट को थोड़ा बड़ा बनाओ, जो जो यहाँ पर पहला है उसके नाम लिख देना, तो आपको क्या रहेगा, हाँ यहाँ पर हमने चावल देखा था, इस वाले रीजन में क्या है, चावल है, तो ये वेस्ट बंगाल हो सकता है। इधर वाले में वो उत्तर प्रदेश हो सकता है, यहाँ कहीं पर लिखेंगे तो राजस्थान, यहाँ लिखेंगे तो गुजरात। तो गुजरात में दो चीज आ रहा है, एक तो आपका मूंगफली, दूसरा कौन सा आ रहा है आपका, तंबाकू। देखिएगा आगे, और सोयाबीन, ये कहाँ होता है सोयाबीन, चेंज हुआ है, महाराष्ट्र, चेंज हुआ है महाराष्ट्र, और दूसरे में आ गया है एमपी, दूसरे में आ गया है एमपी। फिर सूरजमुखी, सूरजमुखी में शुरू से यही व्यक्ति है, मतलब यही स्टेट है, कौन सा, शुरू से यही है, और कोई नहीं आया इसके बाजू में, नहीं। साउथ का एक है कर्नाटक, और कर्नाटक से लगा हुआ एक राज्य, नहीं, आपका तेलंगाना लगता है कि नहीं, टीएस, तेलंगाना स्टेट, ऐसा देखता है ना, गाड़ी नंबर में टीएस लिखा रहता है, तो तेलंगाना स्टेट लिख लो, नहीं तो क्या पता भूल जाएंगे उस समय टीएस क्या था, तेलंगाना। मेन नाम याद रखना है कर्नाटक का, सूरजमुखी में। इसके बाद देखिएगा अलग से सीक्वेंस लिखें, गन्ना, तंबाकू,
गन्ना, तंबाकू, काजू, जो लग सकता है कि आ सकता है कहते हैं काजू, बाकी तो नहीं पूछेगा। प्याज तो पता ही है कहां पर होता है प्याज, महाराष्ट्र में। चलो, तो गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होगा, यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, यूपी के बाद महाराष्ट्र। तंबाकू कहां पर, गुजरात, और फिर उसके बाद होता है आंध्रा में। फिर कहां पर होता है तंबाकू, आंध्रा में। तभी आप गुंटूर में पढ़ते हो ना तंबाकू वो अनुसंधान केंद्र, गुंटूर। फिर काजू, ये भी एक नया डेटा मिला है, काजू कहां पर सबसे ज्यादा होता है, कहां, उड़ीसा। काजू कहां पर होता है सबसे ज्यादा, उड़ीसा में होता है, ओडी लिख रहा हूं ना मैं, उड़ीसा। सेकंड नंबर में होता है कहां, आंध्र प्रदेश में। प्याज के लिए तो एक ही है, महाराष्ट्र। साथ में कपास, हाँ ये कपास का भी एक लिखना है, प्याज, फिर एमपी, कपास। कपास कहां पर होता है, गुजरात। तो गुजरात में एक आपका कौन कौन सा है, मूंगफली, तंबाकू और कपास। पहले था महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र ही था, लेकिन अब हो गया है क्या, गुजरात हो गया है। एक और लिख लो, जूट, जिसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं। जूट के लिए कौन सा जगह है, रिवोल्ट भी हुआ था, कौन सा रिवोल्ट बोलते हैं उसको, जूट पटसन की खेती होती थी उसके लिए हुआ था ना, पाबना, पाबना विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल, और सेकेंड नंबर मैं भी सरप्राइज था जब इसको पढ़ा था, आसाम, यस आसाम। आसाम में भी जूट लगा हुआ है, हो भी सकता है क्लाइमेटिकल सेम हो। तो ये जो है एक बार देख लीजिएगा, नवीनतम डेटा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट कर लो। तो चावल वेस्ट बंगाल ही है, पहला पहला ही देखो। गेहूं के लिए कौन सा है, उत्तर प्रदेश। मक्का के लिए कौन सा है आपका, कर्नाटक। चना के लिए क्या हो गया है, महाराष्ट्र। मतलब इस बार आप चना बूट जो खाएंगे वो महाराष्ट्र से आएगा, ऐसे याद रख लेना। फिर उसके बाद मतलब खाने से पहले बोल भी देना, जो जो चीज आप खाओगे ये तो यहाँ से खाएंगे आज करके। फिर उसके बाद क्या, तुअर दाल, ये भी महाराष्ट्र। तो चना और तुअर दाल जो खाते हैं, अरहर दाल, वो दोनों कहाँ से आएंगे, महाराष्ट्र से। फिर मूंगफली, गुजराती वाला। फिर सरसों राजस्थान से, सोयाबीन महाराष्ट्र से, सूरजमुखी कहाँ, कर्नाटक से, गन्ना यूपी, तंबाकू गुजरात, काजू उड़ीसा, प्याज महाराष्ट्र, कपास गुजरात और जूट पश्चिम बंगाल। तो आप देख रहे हैं ज्यादातर आपको कहां से मिल रहा है, एक तो महाराष्ट्र वाले रीजन से मिला, गुजरात वाले रीजन से मिला, राजस्थान वाले रीजन से एक ही चीज मिला है, क्या मिला है आपको, सरसों। फिर इधर देखते हैं तो कर्नाटक से सूरजमुखी वाला मिला है, आंध्र प्रदेश से कुछ नहीं मिला है। पहला ही पहला याद रखना है। तो अगर मैप बनाकर पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो कहां पर, एक तो प्याज आ जाएगा, प्याज संतरा केला सब यहीं से आता है। और कहीं पर है महाराष्ट्र, तो सोयाबीन, तो आप ये लिखिएगा सोयाबीन। फिर उसके बाद देखते हैं तो चना दाल और अरहर दाल या अरहर दाल। तो ये जो चार चीजें हैं आप ऐसा बना के लिखिएगा। फिर कर्नाटक में आपको क्या मिलता है, सूरजमुखी और मक्का। तो यहाँ पर सूरजमुखी और मक्का दोनों लिखिएगा, सूरजमुखी और मक्का। तो ऐसा करके आप एक मैप बनाइएगा और मैप में बना कर ही लिखिएगा इसको। जितने लिखें उतना ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम में इतने में से ही पूछेगा आपको, और पूछा भी है। पीएससी और व्यापम में क्वेश्चन पूछा भी है, और टॉपिक है तो मैंने लिखवा दिया है, इतना ही पढ़ के रेडी करिएगा। और ये ऐसे टॉपिक है जिसको हम एग्जाम में छोड़ देते हैं, लास्ट में देखेंगे बोलते हैं, और एग्जाम से पहले ये वाला डेटा हमारे सामने रहता नहीं और छूट जाता है। आगे देखिएगा, आपको देखना है अब लास्ट टॉपिक इस वाले सेक्शन का, ये है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि छत्तीसगढ़ के जो अंचलों में होता है उसके भी नाम आपको याद होने चाहिए, छत्तीसगढ़ में जब पढ़ ही लोगे आप लोग।
जैसे सबसे पहला नाम आप पढ़ते हो झूम कृषि। झूम आप एक प्रकार की क्या है, स्थानांतरित कृषि ही है। स्थानांतरित कृषि का मतलब एक बार फसल लगा लो, जगह को छोड़ो, दूसरे जगह में बनाओ। लेकिन उसके लिए क्या करते थे कि पुरानी जमीन जहां पर हमने फसल लगा लिया है, कटाई करने के बाद जो बच गए हैं उसको आग लगा देते हैं। दूसरे जगह जाएंगे तो वहां पर जितने भी वृक्ष होंगे उस वृक्ष को काटेंगे, क्लीन करेंगे पहले, और 1-2 साल वहां पर खेती करेंगे, वहां पर आग लगा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो झूम कृषि। इसमें नुकसान क्या होता है, वनों की कटाई हो जाती है, वनों की कटाई हो जाती है। तो पहले के समय में जब जनसंख्या नहीं थी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जो है पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है। अब मेरे गांव में मान लो 50 लोग रहते थे, अब तो 300 लोग, 4000 लोग ऐसे रह रहे हैं मान लो। तो वो सबके सब अगर झूम खेती करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ही समय में जो जंगल होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए झूम खेती पर क्या की गई है, प्रतिबंध लगाई गई है। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में चलता है, और छत्तीसगढ़ में तो हम पढ़ते भी हैं, जनजाति परिदृश्य में हम पढ़ते हैं ना कि कौन कौन से लोग पेद्दा कौन करता है, दाहिया कौन करता है, पढ़ते हैं। तो वहीं पर देखिएगा कौन कौन सी झूम खेती चल रही है छत्तीसगढ़, मतलब पूरे भारत में। तो ये जो झूम खेती है कहाँ पर चल रहा है मेनली, हाँ नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी उत्तरी या उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में जो खेती चल रही है स्थानांतरित कृषि, उसको बोलते हैं झूम कृषि। फिर उसके बाद देखिएगा दक्षिण भारत में जो हो रहा है, दक्षिण भारत में जरा जारा और एकरा, जारा व एरका है, एरका ये होता है कहां, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारतीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, जारा और एरका। फिर लिखिए बेवार, बेवार व धहियार, धहियार। तो ये होता है क्या, बुंदेलखंड, एमपी वाले क्षेत्र में ये नाम। फिर उसके बाद लिखिएगा पोड़ू, ये आंध्र प्रदेश में होता है। केरल वाले क्षेत्र में एक होता है ओणम, नाम ही वही है, वहां पर त्योहार का भी एक नाम है ओणम, और एक है कुमारी। तो ये केरल, और केरल नहीं देगा तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट, कुमारी और ओणम। आगे लिखिएगा खिल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए, हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र। करुआ, तो ये होता है आपके झारखंड में, कुरुआ। झारखंड। बत्रा और बाल्टरे, और लिख लीजिएगा 2-3, बत्रा या इसी को बोलते हैं बाल्टरे, राजस्थान, राजस्थान। मणिपुर का एक लिखिएगा पालमू, पामलू, मणिपुर। जितना था इंपॉर्टेंट वो बता दिया हूं, कुछ छूटा तो नहीं है। कोमान लिख लीजिएगा, कोमान, कोमान जो है वो उड़ीसा का है, उड़ीसा। तो इधर वाले में ये पूरा जो टॉपिक है आपका कृषि रिलेटेड, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कहां से है, एक तो जोत के आकार से, जीडीपी में योगदान के आधार पर, महत्व के आधार पर,
तो महत्व वाला में स्टेटमेंट क्वेश्चन देगा लंबा कि निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस प्रकार का। दूसरा देगा ज्योति आकार के आधार पर। तीसरा वो हो सकता है कि निम्न में से कौन सा फसल है, खरीफ है, रबी है, खाद्यान्न फसल है, नहीं है, वहां से एक क्वेश्चन। और अगर मान लो बहुत ही अगर गया तो एक तो ये वाला पूछ सकता है कि प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, और यहां से शायद बन सकता है क्योंकि है कृषि का एक पॉइंट, तो इसको भी लिखवा दिए हैं। अब यहां से जितना भी आज हमने टॉपिक पढ़ा उससे केवल 1 या 2 मैक्सिमम बनने के चांसेस है, क्योंकि कितने चैप्टर हैं आपके 7, और 7 में बहुत सारी इकाई है। तो अगर मान लो एक एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, तब जाकर 28 क्वेश्चन बनेंगे, और किसी एक आध टॉपिक से क्या हो जाएगा ज्यादा। और स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं वहीं से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 15 क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के 14 से 15 जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से पूछेंगे, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से। नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा कि जैसे ये यूनिट खत्म होगा, अब अगले क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्या, जो कृषि क्रांति हुई है, 2 को तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। पहले वाले में जैसे हरित क्रांति 2 श्रेणी 2 चरण में हुआ है, श्वेत क्रांति 3 चरण में हुआ है, तो वो दोनों को पढ़ना है अच्छे से। फिर अन्य जो क्रांति है उसको पढ़ेंगे। फिर उससे संबंधित जो है केंद्र और राज्य में कौन कौन सी प्रकार की योजनाओं का संचालन किया गया है, तो एक क्लास में पूरी क्रांति, दूसरे क्लास में पूरी योजना। और उसके बाद देखेंगे कि प्रीवियस 2 मतलब 2 बार जो पेपर हुआ है 12 और 17 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या हमने उन क्वेश्चन को डील किया है कि नहीं किया है, आपको ये पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि कौन कौन से अब संभावना है प्रश्न बनने की, तो वो भी देखेंगे फिर, ठीक है। मतलब अब कौन कौन सी संभावना हो सकती है, तो अभी के डेटा के हिसाब से जो बन सकता है वो मैंने बता दिया है। बाकी जो है जैसे कि अब हमें पढ़ना है क्रांति, तो क्रांति में जो हो चुका है वही है, चेंज होने वाला कोई डेटा है क्या, नहीं है। जो अब तक जो क्वेश्चन बन सकता है वही क्वेश्चन बन सकता है, और तो कुछ बनेगा नहीं, या उसी डेटा में से ही बनेगा, पुराने डेटा में से। और जो नया डेटा हो सकता था वो मैंने अपडेट करा दिया है, और कोई नया डेटा नहीं होगा इसमें। योजना जो होगी नई वाली वो योजना नई वाली, बाकी जो है कितनी योजना होगी, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 योजना हाल फिलहाल में 4-5 सालों में, बाकी सारी पुरानी योजनाओं को ही पढ़ना है। तो नया डेटा इसमें नहीं है, नया डेटा जो था वो मैं अपडेट करा दिया हूँ, वो भी कौन से राज्य में कौन सा फसल, बाकी और नहीं है। लाइव क्लास में समझ में आया यहाँ तक। संडे को क्लास नहीं, अभी नहीं है, संडे क्लास नहीं रहेगी। आप लोगों को क्लास 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है ना, ओके।